हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, तो इसमें पूछा गया था विश्व हेपेटाइटिस दिवस, यानी कि बात करें तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन था हमारा 28 जुलाई को, दूसरा था 29 जुलाई और तीसरा था हमारा 30 जुलाई या कि 31 जुलाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा क्या होगा, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और आप में से बीकॉम IAS ने एंड RSS जी ने बिल्कुल इसका राइट आंसर दिया था। आप में से और भी जो लोग नहीं देते हो, प्लीज़ आप लोग भी ट्राई किया करें, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रीवियस डे के क्वेश्चन रहते हैं। दैट मीन्स कि जो हम सॉल्व कर चुके होते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाने का उद्देश्य हेपेटाइटिस के विषय में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, तो इसका मेन जो एम है या टारगेट बोले तो क्या है कि मतलब लोगों के प्रति, जो भी आम लोग हैं या आम पब्लिक है, तो हेपेटाइटिस के लिए जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, ताकि इससे लोग क्या हो, जागरूक हो, इसको नज़रअंदाज ना करें। इसलिए हर एक दिवस जो भी मनाए जाते हैं उनके लिए इसीलिए एक विशेष दिन चूज किया जाता है, ताकि सभी पब्लिक का मेन फोकस उस दिन पे हो और उनको समझ में आए कि ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि वह आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया था। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से ही लिए गए हैं। और आपने जो भी पॉलिटी पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने ये भी जरूर बात पढ़ी होगी कि हमारा जो संविधान है, तो कुछ आलोचक क्या कहते हैं, इसको उधार का थैला कहते हैं। तो क्यों कहते हैं उधार का थैला, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो मतलब बात करें तो कहीं 335 के अधिनियम से टू कॉपी बोला जाता है, या की बात करें तो हर एक संविधान से, हर एक देश के संविधान से कुछ ना कुछ बातें ली गई हैं, इसमें मेंशन की गई हैं। इसीलिए आलोचक क्या कहते हैं, उधार का थैला इसको कहते हैं। और ये आपके क्वेश्चन में या की बात करें तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया था या नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया था, तो वो हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, और मैंने इसको साल में भी करा दिया है, तो आप में से जो भी वीडियोज नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पॉलिटी अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पे अच्छे से समझाया भी है कि कौन कौन से देश से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, तो वहाँ से आप जाके कवर कर सकते हो। ठीक है, देन अब आते हैं यहाँ पे, हम अब बात करें अपने पहले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा पूछ रहा हमसे कि बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है। तो इसमें पहला है 16 अगस्त या 25 सितंबर या कि 31 अगस्त या 10 अक्टूबर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त को। उसके बाद इसके यदि हम व्याख्या की बात करते हैं तो बिहार में लॉकडाउन 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ रियायतें भी दी गई हैं। लॉकडाउन के दौरान बिहार के सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, सभा पर रोक पहले की तरह ही जारी रहेगी। बता दें कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की गई है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें पहला है राहुल सचदेवा, दूसरा है हमारा नितिन कुमार, तीसरा है हार्दिक सतीश चंद्र शाह और चौथा है हमारा साकेत कुमार। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हार्दिक सतीश चंद्र शाह। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव रहे थे। देन उसके बाद बात करें तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह एक IAS ऑफिसर है और वे गुजरात 2010 बैच से के कैडर रहे हैं। वे राजीव टोपनो की जगह लेंगे। गत वर्ष
पीएमओ में भेजे जाने से पहले हार्दिक सतीश चंद्र शाह, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के तौर पर कार्यरत थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की गई है? तो पहला है पंजाब, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है राजस्थान। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद यदि हम इसके व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है, राजस्थान सरकार ने राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। गृह विभाग कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिशा निर्देश दिया है कि सभी जिलाधिकारी सामाजिक दूरी समेत अन्य नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए धार्मिक स्थलों को खोले जाने के लिए अभी से तैयारी शुरू करें। देन उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसद करने का फैसला किया है? तो यहाँ पे बात करें, हमारा पहला है कि 12.75% या कि 16.75% या 16.95% या की बात करें हम तो 18.75%। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 16.75%। देन उसके बाद हम इसके व्याख्या की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया कि दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर 16.75% करने का फैसला किया है। इससे राजधानी में डीजल की कीमत 8.6 रुपये प्रति लीटर सस्ती हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कटौती के बाद दिल्ली में अब डीजल का दाम 82 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 73.64 रुपये प्रति लीटर कर दिया जाएगा, यानी 73 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर। जो अभी 82 रुपये तेल की कीमत काफ़ी मात्रा में बढ़ाई गई थी, उसको घटा के कितना कर दिया गया है? अब 73 रुपये 64 पैसे कर दिया गया है। ठीक है, देन उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक यानी कि IS व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? जिसमें पहला हमारा 371 श्रेणियाँ, दूसरा है 301 श्रेणियाँ और तीसरा हमारा 211 श्रेणियाँ और चौथा है हमारा 121 श्रेणियाँ। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 371 श्रेणियाँ। देन उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करते हैं यदि, तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक, ठीक है, यानी कि SIS है, ठीक है, व्यवस्था के तहत लगभग 371 श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने का फैसला किया है। इन वस्तुओं में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कागज, ग्लास, रबर का सामान, भारी मशीनरी, स्टील बार और स्टील ट्यूब शामिल है। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है क्योंकि अभी ये 3 से 71 टोटल श्रेणियां पूछा गया है। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी वस्तुओं को शामिल किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कागज, ग्लास, रबर का सामान, भारी मशीनरी, स्टील बार और स्टील ट्यूब शामिल हैं। इसके बाद हम बात करें तो इनमें से अधिकांश आइटम जो भारत ने अपनी गुणवत्ता प्रतिबंध व्यवस्था के तहत शामिल करने की योजना बनाई है, वे बड़े पैमाने पर चीन से आयात किए जाते हैं। इस कदम से विभिन्न अवमानक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगेगा। देन उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किस खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है? ठीक है, यानी कि डिप्टी डायरेक्टर कहाँ पे बनाया है? बबीता फोगाट जी को। तो यहाँ पे हमारा पहला है कविता दलाल, दूसरा है विनेश फोगाट, तीसरा है साक्षी मलिक, चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कविता दलाल। देन उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल एवं युवा मामले विभाग में
उप निदेशक नियुक्त किया है। इन दोनों पहलवानों ने इस पद के लिए राज्य सरकार को आवेदन दिया था। उन्हें हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2018 के तहत उप निदेशक खेल के पद पर नियुक्त किया गया है। आदेशों के अनुसार दोनों को 1 महीने के अंदर विभाग में जुड़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट प्रसिद्ध कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी हैं। वे 2014 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि बबीता फोगाट किस खेल से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या लगाओगे कि बबीता फोगाट जो है वो कुश्ती से या पहलवानी से संबंधित है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है। तो पहला है आर्टेमिस फर्स्ट, दूसरा है जुपिटर 2020 और तीसरा है हमारा मार्स 2020, चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मार्स 2020। देन उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें यदि हम, तो यहाँ पे बताया जा रहा है मंगल ग्रह की चट्टान को पहली बार धरती पर लाकर किसी प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच के लिए उसका विश्लेषण करने के वास्ते नासा ने अब तक का सबसे बड़ा और जटिल रोवर प्रक्षेपित किया है। लंबे समय तक चलने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत कार के आकार का रोवर बनाया गया है जो कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल और रेजर से युक्त है। हाल के दिनों में चीन और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बाद अमेरिका तीसरा देश बना है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना उपग्रह रवाना किया। तीनों ही उपग्रह फरवरी में मंगल पर पहुंचेंगे और अपने प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और कंट्री हैं, वो कौन है, अभी हमने हाल ही में जस्ट 1-2 दिन पहले ही इसमें चर्चा की है कि चीन जो है वो अब मंगल ग्रह पे अपना उपग्रह भेजा है, और एक कौन है, संयुक्त अरब अमीरात है जो कि यानी कि यूएई है जो मंगल ग्रह पे अपना पहला उपग्रह भेजा है, और ये अरब कंट्री का भी पहला ही देश था। ठीक है, हमने इसके बारे में भी डिस्कस की है, और ये हाल ही में भेजे गए हैं तीनों के द्वारा, और अमेरिका के द्वारा भी भेजा गया है। और तीनों कब वहाँ पे पहुँचेंगे मंगल ग्रह पे, तो तीनों पहुँचेंगे फरवरी में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15 फरवरी, 25 मार्च, 30 जुलाई या कि 10 अप्रैल। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 जुलाई को। उसके बाद इसके यदि हम व्याख्या की बात करें तो मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यानी कि इस वर्ष क्या हुआ है कि UNODC द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की थीम कमिटेड टू द केस वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ठीक है, तो इसकी जो थीम है इसको भी आपको याद रखना है। देन उसके बाद आता है हमारा कि मानव तस्करी में लगभग 1/3 पीड़ित बच्चे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व भर में लगभग 21 मिलियन लोग बंधुआ मजदूरों के शिकार हैं, यानी बंधुआ मजदूर जो होता है तो 21 मिलियन लोग क्या है उसके शिकार हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप इसका जो फुल फॉर्म होता है इसको भी याद कर, यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म ये क्या है, UNODC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी कभी आपसे पूछ ले यदि, तो आपको पता होना चाहिए कि UNODC का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम होता है। ठीक है, देन उसके बाद इसकी थीम भी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है। तो यहाँ पे हमारा पहला है मोहनलाल, दूसरा है प्रीतम सिंह, तीसरा है राहुल त्यागी और चौथा है हमारा विक्रम
सचदेवा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रीतम सिंह। देन उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई को हुए आम चुनाव में कुल 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती थी, जिससे उनकी पार्टी सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही थी। उल्लेखनीय है कि सिंगापुर के इतिहास में अभी तक कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया गया। इस प्रकार प्रीतम सिंह के साथ सिंगापुर की संसदीय प्रणाली में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। ठीक है, देन उसके बाद बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। तो इसमें पहला है हमारा अर्चना सोरेन, दूसरा हमारा मोहिनी सिंह, तीसरा है अनीता त्यागी, देन हमारा चौथा है कोमल सचदेवा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अर्चना सोरेग। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो बताया गया है यहाँ पे कि भारत की जलवायु कार्यकर्ता उड़ीसा की अर्चना सोरेग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है। तो यहाँ पे जो हमारे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं वो कौन है, एंटोनियो गुतेरेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और ये अर्चना सोरेग कहाँ की है, उड़ीसा की है। तो इनको सलाह, जो भी उनके सलाह सदस्य थे उनमें शामिल किया गया है। अर्चना सोरेग विश्व के उन 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं के साथ शामिल होंगी जिन्हें गुतेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। अर्चना सोरेग वकालत एवं अनुसंधान में अनुभवी हैं और वह जातीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान एवं सांस्कृतिक आचार व्यवहार को कलमबंद करने, संरक्षण देने और बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, हिंद महासागर में हाल ही में संपन्न हुए पास एक्स नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने वाले देश हैं, जिसमें पहला हमारा भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान। ठीक है, और इसका हमारा जो पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2 या 2 और 3 या कि 1 और 3 या 1, 2 और 3, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि हम लोग इसको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ के सॉल्व कर चुके हैं। सो आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसमें हमको बताना क्या है कि जो हमारे हिंद महासागर में एक नौसैनिक अभ्यास हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे इस अभ्यास का भी नाम आपको याद रखना, पूछ लिया जा सकता है, पास एक्स नाम है। ठीक है, तो किन किन देशों के बीच हुआ है, भारत या अमेरिका, या कि अमेरिका जापान, या तीनों देशों के बीच हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आप सभी पढ़ते रहो, खुश रहो।